दोस्तों अगर अभी की बात करें तो मार्केट काफी नीचे आ गई। तो बहुत लोग बोलने लगे कि अभी रिसेशन आ गया। लेकिन जब बात होती है रिसेशन की तो एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 2008 का। तो लोग बोलते हैं कि 2008 में रिसेशन आया था और बहुत से लोग अभी के क्रैश को 2008 के रिसेशन के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। क्या आपको लगता है कि 2008 के साथ कंपेयर करना अभी के क्रैश को सही होगा या नहीं होगा? लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा यह समझना कि 2008 में रिसेशन क्यों आया था। अभी का तो आपको पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे तरीके से होल्ड पे आ गई। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि 2008 में रिसेशन कैसे आया था, उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे और उसने यूएस की इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट किया और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट किया। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 2008 के रिसेशन की, कि वो रिसेशन की शुरुआत कैसे हुई और उससे हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है। दोस्तों रिसेशन की बात करने से पहले मैं आपसे दो तीन बातें करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर आपको यह समझना है कि रिसेशन कैसे आया। आपने बहुत बार सुना होगा कि सेंट्रल बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट कम करता है। तो जब भी सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करता है तो लोग अपना पैसा बैंक से निकलवा के कहीं और पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन क्या ये हर बार सही होता है? कई बार ऐसा सही नहीं होता। अगर मैं 2001 की बात करूं तो 2008 को समझने के लिए 2001 को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज वहां से स्टार्ट हुआ था 2008 का फाउंडेशन, जब 2008 में रिसेशन आया था। तो 2001 का तो आपको पता ही होगा जब टेक बबल बस्ट हुआ था, जब टेक कंपनीज के स्टॉक नीचे को आना स्टार्ट हुए थे। और जब एक बार स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा क्रैश आता है तो लोग घबरा जाते हैं, जैसा कि अभी करंट सिनेरियो में हो रहा है। लोग पैनिक में आके सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो 2001 का टाइम था जब यूएस में इंटरेस्ट रेट सिर्फ 1% का था। तो लोग उस टाइम पे बैंक में पैसा रखना सेफ नहीं समझते थे और स्टॉक मार्केट भी नीचे को आना स्टार्ट हो गया था। जिसके चलते लोग एक ऐसे एसेट को ढूंढने लग गए जिसमें इन्वेस्टमेंट करना एक सेफ भी हो और वहां पे उनको एक अच्छी रिटर्न भी मिले। तो उस टाइम पे लोगों को एक ऐसा एसेट मिला जिसको हम अभी तक बहुत ज्यादा सेफ समझते थे और उस टाइम पे वो एक अच्छी रिटर्न भी देना स्टार्ट कर दिया था। और उस एसेट का नाम था रियल एस्टेट, हाउसिंग। तो लोग वहां पे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किए बिकॉज रियल एस्टेट उस टाइम पे उसके प्राइसेस ऊपर को जाना स्टार्ट हुए। जब लोग शेयर मार्केट से डरते हैं तो एक ऐसे एसेट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं जो नॉर्मली सेफ होता है। तो उस टाइम पे जब लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया तो रियल एस्टेट में एक छोटा सा बूम आ गया और जिसके चलते उसके प्राइसेस ऊपर को जाना स्टार्ट हुए। उसके बाद जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो लोग पैसा लेने के लिए बैंक में जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं ताकि वो अपना एक घर खरीद सकें। तो दोस्तों फिर से आपको थोड़ा सा समझाता हूं। तो रियल एस्टेट में बूम आना स्टार्ट हुआ, लोग पैसा लेने के लिए बैंक में जाना स्टार्ट कर दिए, बैंक ने लोन देना स्टार्ट किया। और सबसे इनिशियली लोग क्या होता है कि बैंक उनको लोन देता है जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होता है। बिकॉज बैंक देखना चाहता है कि हाउसिंग लोन के केस में जो बहुत ज्यादा पैसा बैंक लोन में देता है तो उसका पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो उस केस में यूएस के केस में भी बैंक ने पैसा देना स्टार्ट किया लोगों को। लेकिन उसके बाद जैसे ही रियल एस्टेट में और ज्यादा बूम आने लगा तो उसके बाद बैंक से जो बहुत सारा पैसा था वो रियल एस्टेट के लिए लोन में निकलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद बैंक के पास बहुत सारा पैसा निकलना जब स्टार्ट हुआ तो बैंक को और पैसा रेज करना होता है। तो बैंक ने पैसा रेज करने के लिए बॉन्ड बना के बेचना शुरू किया। तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट बैंक वहां यहाँ पे पिक्चर में आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंक को लगा कि अगर वो उन लोन को बैंक से खरीद के एक अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना के इन्वेस्टर्स को बेचता है तो आने वाले टाइम में उसका अच्छा डिमांड होगा। जिसके चलते इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने बैंक से उस लोन को खरीद के उसको एक कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना के आगे इन्वेस्टर्स को बेचना स्टार्ट किया। और उस कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का नाम था सीडीओ, जिसकी फुल फॉर्म थी कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। तो उसको एक नया और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाया गया कि जो लोग उस बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू एक रियल एस्टेट की मॉर्गेज से निकल के आता है तो उनके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था। जिसके चलते लोगों ने उसको भी सेफ समझा और लोगों ने सीडीओस को खरीदना शुरू कर दिया। तो आपको फिर से एक बार चेंज समझना पड़ेगा कि लोगों को घर खरीदना था जिसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया और बैंक ने जो लोन दिया उस लोन को बैंक ने इन्वेस्टमेंट बैंक को बेच दिया और इन्वेस्टमेंट बैंक ने उस लोन्स को एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना के जिसको नाम दिया सीडीओ, उसको एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया और इन्वेस्टर्स ने उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो जब पूरे साइकिल में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हर चीज का प्राइस बढ़ गया और सबने बहुत सारा पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों इसी टाइम में पिक्चर में आती है एआईजी। अब यहाँ पे जिन लोगों ने सीडीओस को खरीदना स्टार्ट किया तो उनको थोड़ा सा रिस्क लगने लगा कि शायद ये सीडीओ किसी ना किसी दिन डिफॉल्ट हो जाएंगे। मतलब कि जिन लोगों ने बैंक से लोन दिया है वो लोग पैसा वापस नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते सीडीओस का प्राइस नीचे आ सकता है। तो उन लोगों ने सीडीओस के ऊपर इंश्योरेंस बाय करना स्टार्ट किया। तो सीडीओस के ऊपर जो इंश्योरेंस देता था वो एआईजी देती थी। एआईजी उस टाइम की यूएस की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी। तो एआईजी ने सीडीओस के ऊपर लोन देना स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। तो सीडीएस जो होते थे वो सीडीएस के ऊपर लोन होते थे। मतलब कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है घर का लोन पेमेंट करने पे तो बैंक का नुकसान होगा,
बैंक का नुकसान होगा तो ये सीडीएस की वैल्यूज नीचे जाएगी, जिसके चलते अगर उनको इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है तो एआईजी उसका पैसा पे करेगी अगर किसी ने सीडीएस खरीदा होगा तो जिसके चलते जिन लोगों को लगता था पहले ही कि ये बूम किसी ना किसी दिन बस्ट हो सकता है तो उन्होंने भी सीडीएस बाय करना स्टार्ट किया। बिकॉज सीडीएस कोई भी बाय कर सकता था। सीडीएस बाय करने के लिए जरूरी नहीं था कि आपको सीडीओ बाय किया होना चाहिए, जिसके चलते बहुत सारे सीडीएस बिकने लगे तो सभी लोग पैसा कमाने लगे। एआईजी का भी प्रॉफिट बढ़ने लगा, इन्वेस्टमेंट बैंक्स का भी प्रॉफिट बढ़ने लगा और जो बैंक से जो लोन बांट रहे थे उनका प्रॉफिट भी बढ़ने लगा। तो सभी लोग बहुत मजे में थे, सबका प्रॉफिट बढ़ रहा था। उस टाइम पे यहाँ पे जो ये बबल था ये बस्ट होना स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों बस्ट होना स्टार्ट कैसे हुआ? उस टाइम पे जो यूएस का इंटरेस्ट रेट था तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था, और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोग अपना पैसा बैंक में रखना सेफ समझते हैं, और उन्हीं टाइम पे ईएमआई का भी दाम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जो इंटरेस्ट रेट था वो वेरिएबल होता था जिसपे मॉर्गेज का लोन दिया जाता था, और जब वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो ईएमआई का अमाउंट बढ़ना स्टार्ट हुआ, और जब ईएमआई का अमाउंट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो लोग पे करने में उनको प्रॉब्लम आने लगा, और जब उनको प्रॉब्लम आने लगा तो लोगों ने डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे पिक्चर आपको समझ आ ही गई होगी कि बैंक से लोगों ने लोन लिया था जो अब वो लोन पे नहीं कर पा रहे, तो बैंक उस केस में क्या करेगा? तो बैंक उस केस में जब लोन पे नहीं कर पा रहे होंगे तो बैंक उन घरों को बेचना स्टार्ट करेगा जिन घरों के ऊपर लोन लिया गया था। लेकिन जब बैंक के पास बहुत सारे घर आ गए जो उसको बेचना था तो उन्होंने ऑप्शन करना स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे सप्लाई थी जो घरों की वो बहुत ज्यादा हो गई थी और डिमांड कम हो गई थी, और जब भी सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो प्राइसेस नीचे आना स्टार्ट होती हैं। तो वही रियल एस्टेट जिसके ऊपर बैंक ने लोन बहुत ज्यादा दिया था, जो वो सेल कर रहे थे कम दाम में सेल कर रहे थे, जिसके चलते बैंक्स का नुकसान होना स्टार्ट हुआ। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये लोन था जो घरों के अगेंस्ट ये बैंक ने दिया था उसको इन्वेस्टमेंट बैंक ने आगे इन्वेस्टर्स को भी बेचा हुआ था। तो जब इनका प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ, जब वहां पे लोन पेमेंट में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ, तो जो सीडीओस थे जिसको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना के इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने आगे बेचा था उसका वैल्यू भी आगे गिरना स्टार्ट हुआ, तो इन्वेस्टर्स को नुकसान होना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों जब इन्वेस्टर्स का नुकसान होना स्टार्ट हुआ तो इन्वेस्टर ने एआईजी से सीडीएस के चलते वहां से अपना जो रिफंड था वो मांगना शुरू कर दिया, बिकॉज सीडीओस वहां पे डिफॉल्ट कर गए थे और अब इंश्योरेंस का पैसा उनको मिलना था। तो एआईजी के ऊपर एकदम से इतनी बड़ी लाइबिलिटी आ गई कि उन्होंने जो भी इंश्योरेंस दिया था सब लोग उसका पैसा मांगना स्टार्ट कर दिए, जिसके चलते एआईजी बैंकक्रप्ट होने के कगार पे पहुंच गई थी। क्योंकि अब आपको चेंज समझना पड़ेगा वापस से, लोगों ने लोन देना फेल किया जिसके चलते बैंक को प्रॉब्लम आया तो सीडीओस थे उनकी वैल्यू बिल्कुल गिर गई। सीडीओस की वैल्यू बिल्कुल गिर गई तो उसके अगेंस्ट जो इंश्योरेंस लिया था तो लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। अब एआईजी ने एक टाइम पे इतना ज्यादा इंश्योरेंस दिया था कि वो क्लेम्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते एआईजी बैंकक्रप्ट होने के कगार में पहुंच गया। तो जिसके चलते जो नुकसान था सिर्फ एआईजी को ही नहीं हुआ, बिकॉज इनको इंश्योरेंस वापस पे करना था, इससे बड़ा नुकसान हुआ इन्वेस्टमेंट बैंक्स को। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लेमन ब्रदर्स यहाँ पे कैसे निकल के आता है और लेमन ब्रदर्स कैसे बैंकक्रप्ट हो गया, बिकॉज जो पैसा नहीं पे किया वो लोगों ने नहीं पे किया और जो पैसा पे करना था वो बैंक का पे करना था। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स का सबसे बड़ा नुकसान कैसे हुआ? तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास बहुत से सीडीओस पड़े थे जो उन्होंने बैंक से खरीद रखा था लोन, तो बैंक्स को तो अपना पैसा मिल गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक्स का जो अभी सीडीओस थे वो बिकना बिल्कुल बंद हो गए, जिसके चलते बहुत सारे सीडीओस इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास पड़े रह गए। और जब वो सीडीओस को नहीं बेच पाए जिसके चलते इन्वेस्टमेंट बैंक्स बहुत बड़े लॉस में चले गए, जिसके चलते एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक लेमन ब्रदर्स बिल्कुल बंद हो गया। इसके अलावा बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे जिनको दूसरों ने एक्वायर कर लिया है, दूसरों ने खरीद लिया गया, जिसके चलते ये जो रिसेशन था ये यूएस से स्टार्ट होके इंडिया ही नहीं बल्कि सभी कंट्रीज में फैल गया। लेकिन अगर हम उसका इंपैक्ट इंडिया में देखें तो इंडिया में उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आया था जितना बड़ा इंपैक्ट बाकी कंट्रीज में हुआ था। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं इस पूरी स्टोरी में एक और बेहद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की जिसके बारे में मैंने बात बीच में नहीं बताई, तो ये था क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी कोई डेट इंस्ट्रूमेंट आता है तो उसके ऊपर क्रेडिट रेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि यूएस में बहुत सारी है, मूडीज, और इसके अलावा जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करके बताती हैं कि कितना सेफ हो सकता है। तो आप अब यही सोच रहे होंगे कि उस टाइम पे भी यूएस में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होगी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि सीडीओस की जो रेटिंग है वो अच्छी नहीं है और वो आने वाले टाइम में डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर बताऊं तो 2007-8 के आसपास तो रेटिंग एजेंसीज ने जितने भी सीडीओस को रेट किया था सबको AAA रेटिंग दिया था। मतलब कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इस रिस्क को बहुत अच्छे तरीके से क्वांटिफाई नहीं कर पाई थी, वो नहीं बता पाई थी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आने वाले दिनों में फेल होने वाला था। तो यहाँ पे जो इससे बड़ी गलती थी वो बैंक्स ने भी की थी, बिकॉज इनिशियली जो बैंक ने अपना लोन दिया था अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले लोगों को दिया था, लेकिन उसके बाद जब उनको लगा कि इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उन्होंने सब प्राइम लैंडिंग करना स्टार्ट किया। सब प्राइम लैंडिंग की बात करूं तो उन लोगों को पैसा देना स्टार्ट किया जिनकी कैपेबिलिटी थोड़ी कम थी लोन रीपेमेंट करने की, तो जिसके चलते इतना बड़ा जो बबल था वो बस्ट हो गया और बहुत से लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ा।
इसका नुकसान सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंक्स को नहीं हुआ, आम लोगों को भी हुआ, इन्वेस्टर्स को भी हुआ, आम लोगों की नौकरी चली गई जो इस बैंक्स में काम करते थे। तो दोस्तों अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं कि क्या उस रिसेशन को हम आज के टाइम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा आंसर देना चाहूंगा कि नहीं, हम उस रिसेशन को आज के टाइम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बिकॉज जब उस टाइम पे जो रिसेशन हुआ था वो एक इकोनॉमिक रिसेशन था, जिसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीजंस थे जिसके चलते वहां पे फेलियर हुए थे। इसके अलावा कुछ और भी हमारे इंस्टीट्यूशंस थे जिनका फेलियर था, जिसकी वजह से वो रिसेशन हुआ था और वो वहां से निकल के बाकी कंट्रीज में फैल गया था। जो अगर मैं अब की बात करता हूं तो अब का जो रिसेशन है वो एक पेंडेमिक की वजह से, एक डिजीज की वजह से है। बिकॉज एक डिजीज सभी कंट्रीज में फैल गई है, जिसके चलते वहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो पूरे तरीके से बंद हो गई है कुछ टाइम के लिए, जिसके चलते हर जगह पे प्रॉब्लम आ गया और शेयर मार्केट में लोगों ने पैनिक करना स्टार्ट किया। तो वहां पे जो प्रॉब्लम थी वो इंस्टीट्यूशनल फेलियर की प्रॉब्लम थी। जो अभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है पैनिक की, पैनिक में जो लोग आके सेल करते हैं। हाँ, ये आने वाले टाइम में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम बनने के चांसेस हो सकते हैं अगर ये वापस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से रिस्टार्ट नहीं होती, बट उसके चांसेस कितने हैं उसको प्रिडिक्ट करना बिल्कुल मुश्किल होगा। तो लेकिन उसका कंपैरिजन आज के टाइम के साथ कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत होगा। तो इस टाइम पे मैं आपको फिर से वही बोलना चाहूंगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में एक लॉन्गर होराइजन के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देके इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों अब मैं आता हूं की लर्निंग्स पे। तो की लर्निंग सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि 2008-9 के टाइम पे जब वहां पे प्रॉब्लम आई तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स थे जिनको लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया, जिनके ऊपर उतना बड़ा असर नहीं पड़ा था, वहां पे सिर्फ पैनिक सेल हुआ था। तो उस टाइम पे अगर किसी ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो अगले 3-4 सालों में उसको बहुत अच्छी रिटर्न मिल गई होती। तो वैसा आज के केस में भी हो सकता है। शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको मिल जाए, कुछ ऐसे स्टॉक आपको मिल जाए जिसके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो, तो वहां पे आपको एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन मैं फिर आपको यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा कि आपको टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वो डिप वाला पॉइंट कौन सा था, जैसे कि 2007-8 के केस में वो डिप वाला पॉइंट 2008 में था। हमें नहीं पता कि अभी का डिप वाला पॉइंट क्या है, लेकिन अगर आप वहां पे भी 2007-8 में भी थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा टिकट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो शायद आपका एवरेज प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाता। तो आज के सिनेरियो में भी जो हमें वहां से सीखने को मिलता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते रहना चाहिए, हमें एसआईपीज बंद नहीं करना चाहिए, जो मैं हर बार पिछली कुछ वीडियो से आपको बोल रहा हूँ। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे आपको एवरेज प्राइस कम मिलेगा और आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई रिसेशन होता है, ऐसी एक्टिविटी होती है, तो बहुत बार हमें एक अपॉर्चुनिटी भी देती है। अपॉर्चुनिटी देती है इन्वेस्टमेंट करने की और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है बहुत कुछ सीखने की। जो मैंने आपको बताया शायद आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, #AskGuru लिख के भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि 2008 में फाइनेंशियल रिसेशन क्यों आया था, उसके पीछे क्या रीजन था। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, स्टे इन योर होम्स। थैंक यू।